एक ऐसा महान योद्धा, वीर, बलशाली, बलिष्ठ, जो भी बोल लो, इनके लिए सारी चीज़ें कम है। शांति और अहिंसा के मार्ग को अपना लिया। ठीक है, तो ऐसा आयरन पिलर है कि उसमें अभी तक जंग नहीं लगा। सोचो से हाथ करके, ऐसे हमारा जो है ये हाथ है ना, ये अगर पिलर बीच में करके, जैसे ये मान लो पिलर, अशोका द एम्परर हु गेव अप वार। ठीक है, एक ऐसे सम्राट के बारे में आज हमको पढ़ने को मिलेगा। एक ऐसा महान योद्धा, वीर, बलशाली, बलिष्ठ, जो भी बोल लो, इनके लिए सारी चीज़ें कम है। कहने का मतलब आज हम उन शख्सियत के बारे में पढ़ेंगे जो भारतीय इतिहास में एक अहम मकाम हासिल किया है। ठीक है, उन्होंने जितने भी युद्ध लड़े, जितने भी उनके युद्ध हुए, उनके राजपाट में शासन काल में, वो अधिकतर सारे युद्ध जीते। ठीक है, उनको महान दर्जा दिया जाता है, महान हस्ती है वो हमारे भारत देश की। उनका नाम है अशोक सम्राट। ठीक है, एक ऐसा युद्ध हुआ था उनके जीवन काल में कि उन्होंने क्या किया कि मतलब जो युद्ध, अब सोचो कि तुम जिस चीज़ के शौकीन हो, वो चीज़ तुमको अचानक अगर छोड़नी पड़ा है, किस वजह से छोड़नी पड़ जा रही है, वो भी एक वजह होती है ना। तो ये युद्ध के शौकीन थे, युद्ध में निपुण थे, हर एक चीज़ में निपुण थे। एक ऐसा युद्ध हुआ है इनके जीवन काल में कि उन्होंने उसके बाद से युद्ध करना ही छोड़ दिया, लड़ना ही छोड़ दिया। ठीक है, फिर उसके बाद अपने जीवन काल में कभी युद्ध नहीं लड़ा, फिर शांति और अहिंसा के मार्ग को अपना लिया। ठीक है, शांति और अहिंसा के मार्ग को अपना लिया। उसके बाद जो देश दुनिया में इनके जितने भी राजपाट में जो भी क्षेत्र बचे रहते थे, उन सभी क्षेत्रों पे, सभी जगहों पे इनका यही तुमको मैसेज देखने को मिलता था उस समय में कि हिंसा करने से किसी की कोई भलाई नहीं होती है, किसी की अच्छाई नहीं होती। इसमें सिर्फ हानि क्या होती है, सिर्फ इंसानों की हानि होती है, हमारी ही हानि होती है। हमको जान से हमारी जान चली जाती है, हमारी जान माल की सब चीज़ की हानि होती है। हिंसा से कोई अच्छी बात नहीं है, कोई अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है, उन्होंने फिर धर्म का रास्ता अपना लिया और धर्म के बारे में लोगों को बताना शुरू कर दिया और हिंसा को त्याग दिया, युद्ध को छोड़ दिया। ठीक है, इसके बाद देखो क्या लिखा है कि उनके बारे में वेरी बिग किंगडम एंड एम्पायर। इनका एक बहुत बड़ा इनका इतिहास के साथ साथ इनका बहुत बड़ा राजपाट था। इनका जो साम्राज्य था, इनका जो शासन काल था, इनका जो साम्राज्य था, ये बहुत बड़ा शासन काल था। शासन काल की बात नहीं कर रहा हूँ, साम्राज्य जो इनका था ये बहुत बड़ा था, बहुत विस्तार इनका शासन काल था। ठीक है, साम्राज्य इनका बहुत बड़ा था, क्योंकि जहाँ भी अब देखो, पहले के जो राजा महाराजा की नीति ये थी कि अगर तुम दूसरे राजा महाराजा पे युद्ध करते हो, अगर तुम युद्ध जीत जाते हो, तो उनका जो सारा क्षेत्र होता था, वो सारा क्षेत्र तुम्हारे अधीन हो जाता था, तुम्हारे कब्जे में आ जाता था। ठीक है, यही नीति होती थी पहले के राजाओं की। ठीक है, तो पहले की नीति के राजाओं की नीति क्या होती थी, विस्तारवादी। यानी कि हम युद्ध कर रहे हैं, हम राजा हैं, अगर हम तुमको हरा दिए थे, तुमको पराजित कर दे रहे हैं, तो जो तुम्हारा राजपाट होगा, तुम्हारी जितनी भी धन दौलत होगी, संपत्ति होगी जितनी, वो सारे हमारे अधीन हो जाएगी, यानी हमारे कब्जे में आ जाएगी। ठीक, इस तरीके से एक राजा का मतलब क्या होता है, एक राजा का जैसे क्या होती है, संपत्ति बढ़ती जाती है, साम्राज्य बढ़ता जाता है, एकदम विस्तार होता चला जाता है। ठीक है, पहले कहने का मतलब ये है कि अगर तुम मान लो कि यहाँ से इस क्षेत्र में, भातकुल के क्षेत्र में अगर तुम शासन कर रहे हो, अब मोहम्मदाबाद के किसी राजा को तुम हरा देते हो, तो मोहम्मदाबाद का जितना भी क्षेत्र रहेगा तुम्हारे सब कब्जे में आ जाएगा। ठीक है, ये होता था पहले के शासनकाल में। तो हमको क्या पढ़ना है, इनकी देखो, इनका एक इतिहास है, इनका एम्बलम, इनका एक एम्बलम भी था शेर। ठीक है, जो 4 मुख वाली जो शेर होते हैं, उनको भारतीय जितनी भी जैसे मुद्राएं हैं, ठीक है, नोट्स है, करेंसी, इनको क्या राष्ट्रीय प्रतीक के माध्यम से अपना लिया गया भारत सरकार के माध्यम से। ठीक है, अशोक का जो नेशनल लाइन वाला एम्बलम था, जो 4, जो अभी तुम सारनाथ में गए तो सारनाथ में देखे ना कि 4 शेर होते थे चारों दिशा में, चारों शेरों का अलग अलग मुख था ना, 4 दिशा में था, उत्तर, पूरब, पश्चिम है, दक्षिण, ये पूरी 4 दिशा में था। ये जो क्या है, इसको भारत सरकार ने क्या कर लिया, इसको राष्ट्रीय प्रतीक बना दिया। ठीक है ना। अब तुम करेंसी देखोगे, कोई भी करेंसी देखो, सिक्का देखोगे, उसमें क्या होता है कि ये एम्बलम तुमको दिखाई देता है। ठीक है ना। अभी ध्यान से जाना, किसी दिन देखना अपने नोट्स में, अपनी जो तुमको जो पैसा है तुम्हारे पास 10 का, 20 का, 100 का, 200 का, उसमें देखोगे तो तुमको देखने को मिलेगा। ठीक है,
अब देखो, देयर इज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ द लाइन्स ऑन आवर नोट्स एंड द कॉइन्स। यहाँ पे देखो एक बड़ा इतिहास है जो हम सिक्का हम देख हमारे पास है, जो हमारे पास करेंसी है, उन सिक्कों में क्या देखो ये लाइन इसमें दिख रहा है ना, देख रहे हो सिक्के में, ये सारी चीज़ें क्या, ये हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, ठीक है। नोट में देखोगे तो करेंसी में भी तुमको दिखाई देगा। तो इसका एक प्राचीन एक बहुत बड़ा इतिहास है कि ऐसा क्यों हुआ, कब हुआ, किस लिए हुआ, ये सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेगी हमको, ठीक है। दे वर प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ मैसी स्टोन पिलर एट सारनाथ एंड कार्व्ड इन स्टोन। अब देखो, जब हम सारनाथ गए थे तो उसको म्यूजियम में रखा गया है ना, तो सारनाथ ये पहले म्यूजियम में नहीं रखा गया था। पहले क्या होता है, जो स्टोन हुआ करता था, जो पहले पत्थर होते थे, उस पत्थर में क्या किया था, उसको बाकायदा कारीगरी की गई थी, हाथ से कारीगरी की गई थी, और 4 शेरों को बनाया गया था पिलर के माध्यम से। उसको पिलर जो होता, पिलर का मतलब क्या होता है, स्तंभ होता है, ठीक है ना। एक पिलर वहाँ पे कुतुब मीनार में है, एक प्रांगण जो उनका कोर्टयार्ड है कुतुब मीनार का, वहाँ पे एक आयरन पिलर है। वो ऐसा इन्हीं के शासन काल का है, आयरन पिलर है। वो ऐसा आयरन पिलर है कि बोला जाता है कि दुनिया का कोई भी ऐसा लोहा नहीं है जिसमें जंग न लगी हो। लोहा का मतलब ये है कि उसमें जंग लग जाती है। अभी तुम ये खिड़की देख रहे हो ना, तो खिड़की में भी जंग लगी है ना। भले वो पेंट हुआ है, लेकिन देख रहे हो ना, काला काला हिस्सा दिखाई दे रहा है तुमको। ठीक उसी तरीके से जो आयरन पिलर है, लेकिन वो ऐसा आयरन पिलर है कि उसमें अभी तक जंग नहीं लगा। सोचो, सैकड़ों साल पुराना है, जंग नहीं लगा, एकदम फ्रेश है। वो भी बंद कमरे में नहीं है, एकदम खुले आंगन, खुले छत के नीचे, एकदम आसमान के खुले छत के नीचे है एकदम। पहले वो मान्यता ये थी कि अभी तो उसको घेर दिया गया है, उसको बचा के रखने के लिए उसको घेर दिया गया है। पहले मान्यता ये थी, पहले के इतिहासों के माध्यम से पहले मान्यता ये होती थी कि जो ऐसे हाथ करके, ऐसे हमारा जो है ये हाथ है ना, ये अगर पिलर बीच में करके, जैसे ये मान लो ये पिलर है, ठीक है ना, ये पिलर हम बीच में कर लेंगे, ठीक है। और ये पिलर के बीच में करने के बाद जो हमारा हाथ, अगर हम ऐसे पकड़ते हैं, ये दोनों हाथ है ना, अगर हम ऐसे टच कर लेंगे तो हमारी जो भी मान्यताएं रहेंगी, जो भी हमारी ख्वाहिशें रहेंगी, जो हमारी चाहते रहेंगी, हम जो भी वहाँ विश करने जाएंगे, जो चाहते हम लेके जाते हैं, जो ख्वाहिशें हम लेके जाते हैं, वो पूरी हो जाएगी, ठीक है। ये मान्यता थी पहले, ठीक है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर नोन टू हिस्ट्री वाज अशोका। एक देखो, कहने का मतलब जो इतिहास का एक सबसे महान अगर सम्राट के बारे में अगर बात की जाए तो एक अशोका भी थे उसमें से, ठीक है। It was on his instruction that inscriptions were inscribed on pillar as well as on surfaces of the rocks. It was on his instruction। ये देखो, ये उसकी क्या थी, जब वो युद्ध करना छोड़ दिए थे तो उनकी ये नीति हो गई थी कि जितने भी हमारे क्षेत्र में, हमारे साम्राज्य में शिलालेख दिखाई दे रहे हैं, पत्थर दिखाई दे रहे हैं, उस पर ये लिखवा दिया जाता था कि युद्ध करना सही नहीं है। और भी बहुत सारी चीज़ें, धार्मिक धर्म से रिलेटेड सारी चीज़ें उस पर लिखवा दी जाती थी, ताकि जो हमारे समाज के लोग हैं, जो हमारे प्रजा हैं, जो हमारी प्रजा है, ये सब उसको देखें और सीखें कुछ, ठीक है, कि हमको युद्ध नहीं करना है, हमको सही से सभी लोगों से मिलजुल के रहना है, प्यार मोहब्बत से रहना है, ठीक है। तो ये राजा के आदेश पे क्या किया जाता था, जितने भी वहाँ पे पत्थर वगैरह होते थे, उन सभी पे लिखवा दिया जाता था, उस पर वो मैसेज लिख दिया जाता था कि हमको युद्ध नहीं करना, अहिंसा और शांति के मार्ग पे चलना है। और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी रहती थी उस पर, ठीक है। Let us see why his kingdom was called an empire before we find out what was written in these inscriptions. More than 23 years ago, the empire ruled by Ashoka was founded by his grandfather Chandragupta Maurya. लगभग आज से 2300 साल पहले की बात है कि जो ये अशोका का जो शासन काल था, साम्राज्य पूरा था, ये किसके माध्यम से खोज किया गया था, चंद्रगुप्त मौर्य के माध्यम से, जो उनके दादा हुआ करते थे, ठीक है। अ वाइज मैन नेम चाणक्य और कौटिल्य सपोर्टेड चंद्रगुप्त। एक बहुत उस समय के बुद्धिमान व्यक्तित्व हुआ करते थे, जिनका क्या नाम था, चाणक्य, कौटिल्य, ठीक है। चाणक्य आइडियोलॉजी वर रिटेन इन द बुक कॉल्ड द अर्थशास्त्र। जो चाणक्य की जो आइडियोलॉजी होती थी, जो उनकी विचारधाराएं होती थी, वो किस में लिखी गई है, किताब है, जिसकी किताब का क्या नाम है, अर्थशास्त्र, ठीक। इन द एम्पायर देयर वर मेनी सिटीज़। अब देखो, उनके शासन का, उनके जो साम्राज्य में बहुत सारे शहर थे उस टाइम,
तक्षशिला था, तक्षशिला, पाटलिपुत्र था, उज्जैन था, ये सारे शहर उसमें सम्मिलित थे, ठीक है ना। उज्जैन ले ऑन द रूट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इंडिया वाइल तक्षशिला वाज अ गेटवे टू द नॉर्थ वेस्ट। अब देखो क्या लिखा है, उज्जैन ले ऑन द रूट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, उज्जैन की दिशा में पड़ता था, स्थित था, तो यानी कि उत्तर से दक्षिण की तरफ ये स्थित था। जबकि तक्षशिला किस दिशा में तक्षशिला किसका द्वार था, ये उत्तर पूरब का द्वार हुआ करता था। गेटवे है ना, गेटवे का मतलब द्वार हुआ करता था उस समय, ठीक है। इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया, मोस्टली इन दीज सिटीज लिव द मर्चेंट ऑफिशियल्स एंड आर्टिसंस। ये सारी चीज़ें मैं तुमको बताया ना कि कुछ क्षेत्रों में देखो कौन लोग रहते हैं, कुछ क्षेत्रों में वही लोग रहते हैं जो थोड़ा रईस होते हैं, जिनकी पदवी ऊंची होती है, या जो कलाकार होते हैं, ठीक है। अब मान लो कि अभी क्या होता है कि अभी हम देखो हम गांव में रहते हैं ना, अभी तुम चले जाओगे मार्केट की, यही मार्केट की अगर बात कर लिया तो ये मार्केट में ज़मीन अगर ख़रीदना तो आदमी को महंगा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 20 लाख 25 लाख रुपये बिस्सा मिलेगी, है ना। तो यहाँ पे सभी लोग नहीं रह पाएंगे। तो कहने का मतलब ये यहाँ से तुमको समझ में आ जाएगा कि जिसके पास जो करोड़पति होगा या जिसके पास लाखों की संपत्ति होगी, वहीं यहाँ पे मेन मार्केट में ज़मीन लेके अपना घर बना के रह सकता है ना। अब बाकी जिसके पास जो मिडिल फैमिली है या जो थोड़े गरीब तबके के लोग हैं, वो गांव में ही निवास करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास उतनी संपत्ति नहीं है, तो नहीं कर पाएंगे वो, ठीक। उसी तरीके से उस समय देखो ये इन सब जगहों पे जितने भी मैं जगह बताया हूँ, उन सब जगहों पे कलाकार कोई रहता था, कोई बड़ा व्यापारी रहता था, या जो अधिकारी होते थे उनके साम्राज्य के, उन लोगों का निवास हुआ करता था वो, ठीक है। इन अदर एरियाज द विलेजेस ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर एग्जिस्टेड। अब देखो दूसरे क्षेत्रों में क्या होता था, गांव के किसान लोग रहते थे और चरवाहों का निवास स्थान हुआ करता था, ठीक है। There were forests from where people collected forest produce and hunted animals for food in areas like central India. There were forests from where people collected forest produce. वहाँ पे कुछ जंगल भी होते थे जिससे क्या करते थे, जो लोग अपनी नियमित यानी कि दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो जंगली प्रोडक्ट होते थे, उन प्रोडक्टों को, उन सामानों को इस्तेमाल करने के लिए वहाँ से जंगलों से लाते थे। अब मान लो जंगली लकड़ी काट के लाते थे तो खाना बनाने के लिए, ठीक है। और भी लकड़ियों का इस्तेमाल सिर्फ खाना बनाने के लिए नहीं होता, और भी बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। उसकी पत्तियाँ लाते थे और जानवरों को खिलाने के लिए, है ना। तो ये सारी चीज़ों का मतलब जंगली जो चीज़ें होती हैं वो बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होती हैं, ठीक। डिफरेंट लैंग्वेजेज वर स्पोकन बाय पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एम्पायर, यानी कि जो उनके जो एम्पायर में उनके जो साम्राज्य था वो बहुत विशाल था ना, तो कहने का मतलब वहाँ पे अलग अलग तरीके की भाषाएं बोली जाती थी। सोचो कितना विशाल उनका एम्पायर रहा होगा उस टाइम, साम्राज्य रहा होगा। अब कहने का मतलब अगर मान लो कई भाषाएं बोली जाती हैं, अगर उत्तर प्रदेश में तुम पूरे भारत में चले जाओगे तो अलग अलग क्षेत्रों में जब जाओगे तभी ना अलग अलग भाषाएं देखने को मिलती हैं, है। अभी तुम केरला चले जाओ, साउथ में चले जाओ तो वहाँ पे अलग भाषा है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, ये सारी भाषाएं वहाँ पे बोली जाती है। उत्तर प्रदेश में आ जाओगे तो यहाँ पे हिंदी, कुछ लोग हिंदी बोलते हैं, कुछ लोग भोजपुरी बोलते हैं, है ना। तो कहने का मतलब अब सोचो, जो उस समय की बात कर रहा हूँ, अभी सोचो हम केरला अगर हमको जाना हो तो कितना दूर पड़ेगा, बहुत दूर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, है ना। तो उसी तरीके से उनका साम्राज्य इतना विस्तार रहा होगा, इतना बहुत बड़ा विशाल रहा होगा कि वहाँ पे कई भाषाएँ बोली जाती थी, समझे। फिर इसके बाद देखो, आल्सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स वर worn एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड वाज ईटन बाय देम। उनके माध्यम से देखो अलग अलग प्रकार के भोजन खाए जाते थे, अलग अलग प्रकार के कपड़े पहने जाते थे, ठीक है। हाउ आर एम्पायर डिफरेंट फ्रॉम किंगडम्स। एम्पायर देखो जो साम्राज्य है, एम्पायर का मतलब क्या होता है, सल्तनत जो थी, इनकी जो सल्तनत थी वो किंगडम राजपाट से कैसे अलग होती है, कैसे अलग थी, ठीक है। देखो राजपाट का कहने का मतलब ये होता है, राजपाट छोटा होता है, सीमित होता है। जो सल्तनत होती है, जो साम्राज्य होता है, साम्राज्य का मतलब साम्राज्य सुनने ही में लगता है कि बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है, और राजपाट का मतलब लगता है कि छोटा सा है। ये मान लो कि ये जो क्षेत्र है हमारा स्कूल, ये मान लो कि ये राजपाट है हमारा, ठीक है। और साम्राज्य का मतलब बहुत विशाल, बहुत बड़ा, है ना। इसका मतलब ये होता था कि असीमित क्षेत्रों में फैला हुआ है,
है। एम्पायर्स आर लार्जर देन किंगडम्स, जो एम्पायर होता है, जो सल्तनत होती है, क्या होती है, राजपाट से बड़ी होती है। देयर फॉर दे नीडेड टू बी प्रोटेक्टेड बाय बिग आर्मीज एंड मोर रिसोर्सेज वर नीडेड बाय द एम्परर्स। इसलिए क्या होता था कि जो देयर फॉर दे वर नीडेड टू बी प्रोटेक्टेड बाय बिग आर्मीज, इसलिए क्या होता था कि इनकी ज़रूरत, जो अब मान लो कि विशाल क्षेत्र है, विशाल देश रहेगा तुम्हारा, तो उसको बचाने के लिए बड़े बड़ी आर्मी की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, है ना, सैनिकों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। एंड मोर रिसोर्सेज वर नीडेड बाय द एम्परर, बहुत सारे संसाधनों की ज़रूरत पड़ती है। सुल्तान को, सम्राट को क्या करेगी, अपने राजपाट को बचाने के लिए, अपने साम्राज्य को बचाने के लिए अनेक सैनिकों की ज़रूरत पड़ेगी। उस साथ में उसके क्या करने, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, अलग अलग संसाधनों की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब मान लो कि इतने में अगर तुम्हारा घर बना है, तो सोचो इसको साफ़ सफाई करने में, इसको मेंटेनेंस करने में कितनी टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, कितना पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा। सोचो अगर शादी ब्याह पड़ गया, अगर सोचो कि पूरा घर रंगवा दें, हो पाएगा? अगर अपने आप में करोड़पति अरबपति रहोगे तभी करवा पाओगे ना। लाखों की महीने की अर्निंग रहेगी तभी करवा पाओगे ना। अब सोचो 1000 रुपये महीना, कुछ 10-20 हज़ार 30-40 हज़ार अगर तुम महीना कमाओगे तो करवा पाओगे? नहीं करवा पाओगे। मान लो ये स्कूल इतना ही बड़ा, अगर ये जितना स्कूल हमारी क्लासेज है उतना ही अगर हमारी क्या हो, हमारा जो घर हो, तब ये बहुत बड़ा है कि नहीं है ना। एक तरीके से आदमी नहीं कर पाएगा उसको मेंटेन, है ना। तो उसको मेंटेन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें पैसा लगता है। अभी तुम गए थे, जब सारनाथ गए थे तो स्तूप देखे थे ना, जो स्तूप देखे थे वो स्तूप में देखे थे तुम लोगों की, ऐसा तुम लोग को लगा होगा कि ये स्तूप बन रहा है, क्योंकि जो ढांचा लगाया गया था वहाँ पे, जो तुम देखे ना कि पिलर लगाए थे सब, उसको मरम्मत करने के लिए देखे थे कि नहीं देखे थे। अब सोचो मरम्मत वो किसकी वजह से होता है। जैसे हम लोग टिकट लेते हैं, ये सारा चीज़ जो मेंटेनेंस होता है। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई वहाँ पे जो फुलवारी लगी थी, जो क्यारियाँ लगी थी, उसको कट पिट नहीं किया जाता, उसका उनका मेंटेनेंस नहीं किया जाता, या उसमें पानी नहीं दिया जाता है। सब दिया जाता है कि नहीं दिया जाता। वो किसकी वजह से होता है? वो सब पैसे की वजह से होता है। हम जो टिकट खरीदते हैं, परचेस करते हैं, जितने भी सैलानी जाते हैं घूमने के लिए, जितने भी यात्री पर्यटक जाते हैं घूमने के लिए, उनके जो पैसे से जो पैसा आता है, वो उन्हीं सब चीज़ों से क्या होता है, वो मेंटेनेंस होता है वो सारी चीज़ों का। तब देखो कितना बेहतरीन लगता है ना, खूबसूरत लगता है। कहीं कचरा देखने को मिला नहीं ना, कोई डस्टबिन देखने को मिली तुमको? नहीं देखने को मिली। तो इन सब चीज़ों से क्या मेंटेनेंस होता है उसका, ठीक है ना। ठीक उसी तरीके से आल्सो अ लार्जर नंबर ऑफ ऑफिशियल्स वर नीडेड टू बी कलेक्ट टैक्स। अब टैक्सेज जब क्या होता था, जो बड़े अधिकारी होते थे, इनकी भी ज़रूरतें होती थी कि ये क्या करें, टैक्स वसूलें। अब मान लो अगर टैक्स नहीं मिल रहा है तो राजपाट साम्राज्य नहीं चल पाएगा, समझ रहे हो ना। अब मान लो अगर तुम सब क्या हो, टैक्स के रूप में फीस देते हो कि नहीं देते हो। अगर फीस नहीं दोगे तो स्कूल चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। टीचर्स को सैलरी नहीं मिलेगी, ठीक। और उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्रोसेस होती हैं, ठीक है। चाक है, डस्टर है, दुनिया भर की बहुत सारी चीज़ें हैं, तब जाके स्कूल रन करता है ना। ठीक उसी तरीके से किसी सम्राट को, किसी सुल्तान को अपनी राजपाट को चलाने के लिए, अपनी प्रजा को सब चीज़ मेंटेन करने के लिए, उनको देने के लिए, हर एक चीज़ को, उनकी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए टैक्स वसूला करते थे पहले लोग, ठीक है। समझ रहे हो ना। इसी तरीके से भारत सरकार भी, यानी कि हर देश की सरकारें जो होती हैं सभी अलग अलग प्रकार से टैक्स वसूलती हैं, ठीक है। अगर तुम कुछ ज़्यादा पैसा कमाओगे तो उसमें से तुमको मंथली पैसा पे करना पड़ेगा। अभी तुम सुनार की दुकान पे चले या बड़ी बड़ी दुकानों पे चले जाओ तो तुमको पक्की बिल नहीं देते हैं लोग, समझ रहे हैं। तो इसलिए नहीं देते हैं कि टैक्स बचाते हैं, टैक्स की चोरी करते हैं सब। अगर पक्की बिल दे देंगे तो उस पर वो जो सरकारी होता है, वो सब सारी चीज़ें जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो सब सरकारी होता है। अगर वो पक्की बिल देंगे तो फिर वो उसमें जो तुमको जो पैसा तुम दिए रहोगे पक्की बिल वाला, उसमें से कुछ टैक्स सरकार को देना पड़ेगा उन सबको। इसलिए पक्की बिल नहीं देते हैं सब। ऐसा ही लेजर बना देते हैं, लेजर पे तुमको तुम्हारा सारा हिसाब करके दे देंगे तुमको। कभी इस चीज़ का ध्यान देना। कभी किसी दुकानदार के पास जाना तो जाके पूछना कि हमको पक्की बिल चाहिए, ठीक है, समझे। अब आगे देखो, रूलिंग द एम्पायर, यानी कि सल्तनत को चलाना किस तरीके से चलेगा, किस तरीके से नहीं चलेगा, ये सारी चीज़ें, ठीक है।
डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर वर रूल्ड बाई डिफरेंटली एज द एम्पायर वाज ह्यूज। डिफरेंट पार्ट ऑफ द एम्पायर यानी कि अलग अलग जो एम्पायर थे, जो सल्तनत थी, ये रूल्ड बाई डिफरेंटली अलग अलग तरीके से रूल किया जाता था। एज द एम्पायर वाज ह्यूज, जैसे कि सभी को मालूम है कि जो उनकी सल्तनत थी, जो उनका साम्राज्य था, एक बहुत विशाल था, बहुत बड़ा हुआ करता था। There was direct control of the emperor in the area around पाटलिपुत्र। अब जो जहाँ पे मान लो कि जो कुछ राजधानियाँ होती हैं ना, जहाँ पे जो राजा सम्राट सुल्तान रहता है, अगर मान लो मैं यहाँ पे रह रहा हूँ तो ये सब मेरी राजधानी है, ठीक है। तो जहाँ नजीब सर है वो क्षेत्र थोड़ा सा मुझसे दूर पड़ेगा, तो वहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, मंत्रियों को बैठा दूँगा कि मंत्री लोग देखेंगे, उसका ध्यान रखेंगे, और कुछ अधिकारी को बैठा दूंगा ताकि वो सब क्या कर सके, उसको अच्छे से मेंटेन किए रहें, उसको अपने कब्जे में बनाए रखें, उसको अच्छे से चलाएं, लोगों की और प्रजा की सारी ज़रूरतों को पूरी कर सकें, ठीक। Hence, in order to collect taxes from farmers, herders, craftspersons and traders who lived in the villages and towns in the area, officials were appointed। इसलिए जो देखो क्या होता है, जो कर वसूला जाता था, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, चरवाहा हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हो, उन सब चीज़ों के जो कर वसूलते थे, इनके लिए अधिकारियों को नियुक्ति की गई थी उस समय, ठीक है। Those who disobeyed the ruler's orders was punished by the officials। अब देखो जो राजा या सम्राट की जो बातों को नहीं मानता था उसको पनिश भी किया जाता था, उनको सजा भी दी जाती थी, उनको दंडित किया जाता था। Salaries were given to many of these officials। ये सब जितने भी अधिकारी हुआ करते थे, इन सबको क्या किया जाता था, इनको वेतन दिया जाता था। टू कीप वॉच ऑन द ऑफिशियल्स इन, आप देखो इन अधिकारियों को देखने के लिए, इनकी देख रेख करने के लिए स्पाइज वर केप्ट एंड मैसेंजर वर सेंट ऑल अराउंड। अब देखो क्या होता था कि अगर मान लो अधिकारी भी गलत काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है, तो इन अधिकारियों के ऊपर नज़र रखने के लिए क्या किया जाता था कि गुप्त लोगों की, स्पाइस का मतलब क्या होता है कि स्पाइस का मतलब ये होता है कि जो जासूस लगा देते थे लोगों की, ताकि ये क्या करे, अधिकारी कोई गलत कार्य नहीं कर सके, ठीक है। और उनके मैसेंजर होते थे जो उनका जो संदेशा लाके उनके राजा तक जाते थे, उनके सम्राट तक लेके जाते थे, ठीक है। Certainly they all worked under the supervision of the emperor with the help of senior minister and members of the royal family। Certainly they all worked, जी जितने भी थे सब किसके दिशा निर्देश पे कार्य करते थे, सम्राट के दिशा निर्देश पे कार्य करते थे, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ सीनियर मिनिस्टर और मेंबर ऑफ रॉयल फैमिली के जितने भी सदस्य होते थे, इनके सलाह पे और मिनिस्टर के सलाह पे क्या करते थे, ये जो सम्राट का जो हुक्म होता था उस पर सब कार्य करते थे, ठीक है। उनके दिशा निर्देशों पे कार्य किया करते थे। अदर एरियाज और प्रोविंसेज वर आल्सो देयर। वहाँ पे देखो अदर एरियाज का मतलब क्या होता है, अदर जो और भी बहुत सारे क्षेत्र होते थे, और प्रोविंसेज का मतलब क्या होता है, तो इनके शासन काल में बहुत सारे क्षेत्र और प्रांत हुआ करते थे। ईच ऑफ दीज वाज रूल्ड फ्रॉम प्रोविंशियल कैपिटल सच एज तक्षशिला और उज्जैन। ईच ऑफ दीज वाज रूल्ड बाय ए प्रोविंशियल। ये सब जितने भी थे, ये सब किसके माध्यम से, प्रांतीय कैपिटल, इन सबको जो रूल किया जाता था, जैसे प्रांतीय कैपिटल जो होते थे तक्षशिला और उज्जैन, ठीक है। द रॉयल प्रिंसेज वर ऑफन सेंट एज गवर्नर, रीजनल कस्टम्स एंड रूल्स वर फॉलोड बाय एज देयर वाज मिनिमम कंट्रोल फ्रॉम पाटलिपुत्र। जो उस समय के जो इनके जो क्या होते थे, इनके जो प्रिंसेज होते थे, जो राजकुमार होते थे, इनको क्या किस रूप में भेजा जाता था, इनको अधिकारी के रूप में भेजा जाता था, इनको गवर्नर के रूप में भेजा जाता था, क्षेत्रीय अधिकारी के रूप में भेजा जाता था, ताकि नियम कानून का अच्छे से पालन हो सके। एज देयर वाज मिनिमम कंट्रोल फ्रॉम पाटलिपुत्र, जैसे कि मालूम है कि पाटलिपुत्र से थोड़ा सा कम कंट्रोल यहाँ पे होता, इन सब जगहों पे होता था, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दीज, इन सबसे हट के अलग, बिटवीन दीज सेंटर्स वर लार्ज डिस्टेंसेज बिटवीन दीज सेंटर्स, इन सब क्षेत्रों के बीच में क्या होती थी, बहुत सारी जगहें होती थी, यानी कि बहुत दूरियां होती थी। रोड्स एंड रिवर वर कंट्रोल बाय द मौर्याज। जो रोड्स और यानी जो रास्ते और नदियों का कंट्रोल किस पे होता था,
नदियों पे कंट्रोल किसका होता था? मौर्यास का होता था। विच वर नेसेसरी फॉर ट्रांसपोर्ट एंड टू कलेक्ट पॉसिबल अवेलेबल रिसोर्सेज एट टैक्स एंड ट्रिब्यूट। जो क्या होता था, जो अभी एक ज़रूरी होता था कि किन सब चीज़ों के लिए, यातायात के लिए ज़रूरी हुआ करता था, ताकि हम वहाँ से टैक्स वसूल सकें और भी यातायात के साधनों को इधर से उधर किया जा सके। ठीक है। फॉर इंस्टेंस, एक पल के लिए द अर्थशास्त्र टेल्स अस दैट साउथ इंडिया वाज नोन फॉर इट्स गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन्स। एक क्षण के लिए अगर तुम मान लो कि जो अर्थशास्त्र लिखी गई थी चाणक्य के माध्यम से, उसमें ये बताया गया जो कीमती सोना जो पत्थर पाए जाते थे वो कहाँ? दक्षिण भारत में पाए जाते थे। ठीक है। एंड नॉर्थ वेस्ट वाज नोन फॉर ब्लैंकेट, और जो उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र हुआ करता था वो कंबलों के लिए जाना जाता था। ठीक है। ये सारी चीज़ें किस में लिखी गई थी? अर्थशास्त्र में। प्रोबेबली एज अ ट्रिब्यूट दीज रिसोर्सेज वर कलेक्टेड, शायद एज अ ट्रिब्यूट। ये ट्रिब्यूट का मतलब क्या होता है? श्रद्धांजलि। ट्रिब्यूट नहीं होता किसी को होमेज पे करना, श्रद्धांजलि पे करना। श्रद्धा के माध्यम से दीज वर रिसोर्सेज वर कलेक्टेड, चीज़ें पे संसाधन कलेक्ट किए जाते थे, इकट्ठा किए जाते थे। ठीक है। द फॉरेस्टेड रीजन्स वर आल्सो देयर, यानी जो जंगली क्षेत्र हुआ करते थे वो भी वहाँ पे हुआ करते थे। पीपल लिविंग इन दीज एरियाज वर इंडिपेंडेंट टू सम एक्सटेंट, बट दे वर एक्सपेक्टेड टू गिव एलिफेंट, टिम्बर, हनी एंड वैक्स टू मौर्यन ऑफिशियल्स एज ट्रिब्यूट। अब देखो क्या होता था ट्रिब्यूट का मतलब, यहाँ पे दान से भी हम यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं कि जो जंगली क्षेत्रों में लोग रहते थे वो अपना विस्तार कर सकते थे। यानी कि मतलब जो वहाँ पे जो उस क्षेत्र के जो निवासी हुआ करते थे वो अपना विस्तार कर सकते थे, और वो विस्तार करने में क्या कर सकते थे? उनको विस्तार करने के माध्यम से उनको क्या करना पड़ता था? राजा महाराजा होते थे उनको हाथियाँ गिफ्ट करनी पड़ती थी, टिम्बर यानी कि जो महंगी महंगी लकड़ियाँ होती थी उनको देना पड़ता था, शहद वगैरह देनी पड़ती थी, वैक्स देना पड़ता था। ये सब जितने मौर्य वंश के जितने भी अधिकारी हुआ करते थे, ठीक है, राजपाट से रिलेटेड जो भी सम्राट से रिलेटेड जो भी उनके अधिकारी हुआ करते थे, इन सबको उपहार के तौर पे देना पड़ता था। ठीक है। आज हमको कहाँ से पढ़ना है? अशोका यूनिक रूलर, यानी कि अशोक जो सम्राट थे ये एक बहुत ही जो विचित्र होते हैं, अनोखा होते हैं, शानदार होते हैं। ठीक है। एक ऐसे रूलर थे, सम्राट थे, ठीक है, शासक थे। इनके बारे में जितनी हम शब्द बोले, इनकी तारीफ में जितने शब्द बोले उतने शब्द कम होते हैं। कुछ होते हैं ना, कुछ व्यक्ति तो ऐसे होते हैं जिनके तारीफ में, जिनके बड़ाई में अगर जितना भी शब्द बोल दो सारे शब्द कम पड़ जाएंगे। ठीक है। तो वैसे ही हमारे अशोक सम्राट थे, हमारे भारतीय इतिहास के एक ऐसे सम्राट हुआ करते थे जिनके बारे में हम जितना भी कह लें, जिनकी जितनी भी ज़्यादा तारीफ़ कर लें, उस सब के सब शब्द कम पड़ेंगे उनकी तारीफ़ के लिए। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। अशोका वाज द मोस्ट फेमस मौर्यन रूलर। जो अशोक सम्राट थे ये मौर्य वंश के सबसे प्रमुख क्या थे? सम्राट हुआ करते थे। ठीक है। सबसे मशहूर सम्राट थे मौर्य वंश के। देखो कुछ वंश के ऐसे भी राजा होते हैं या सम्राट होते हैं जिनका नाम नहीं होता है ना। अभी देखो एक उदाहरण के तौर पे अगर तुम लोग को बताया जाए तो जैसे कि तुम लोग तो हम क्या होता है कि एक परिवार में जितने अगर 4-5 भाई हैं तो उसमें से कुछ भाई, जैसे कि तुम्हारे पिता के जितने भी लड़के हैं, तुम्हारे परिवार में कितने बच्चे भाई हैं? हाँ, तुम लोग पाँच भाई हो। ठीक है। तो उसमें से देखो अब इसके पिता के 5 या 6 बच्चे हैं। ठीक है। 5 बच्चे मान लो, तो उसमें से कुछ बच्चा ऐसा काम कर जाएगा जो मतलब एक तरीके से पूरे अपने पिता का नाम रोशन कर देगा, गांव का नाम रोशन कर देगा, है कि नहीं? पूरा गांव कस्बे का नाम रोशन कर देगा। तो उस बच्चे के नाम की वजह से उसके पिता को भी लोग जानेंगे, है ना। तो इसी तरीके से, ठीक इसी तरीके से जो अशोक सम्राट थे, इन्हीं की वजह से मौर्य वंश का जो नाम था ये और बढ़ गया और ऊँचा हो गया। ठीक है। सभी नहीं कर पाते, सभी परिवार में सभी सदस्य ऐसे नहीं है तो जो अपने घर परिवार का, अपने पिता का नाम रोशन नहीं कर पाते हैं, लेकिन उसमें से एक बंदा ऐसा होता है जिसके अंदर ये हुनर होता है कि अपने परिवार, अपने सदस्य का नाम रोशन कर देता है। ठीक है। अपने पिता का मान सम्मान बढ़ा देता है, अपने गांव कस्बे का नाम बढ़ा देता है कि नहीं? अभी मान लो कोई बच्चा पढ़ते पढ़ते कोई अधिकारी हो गया,
है, या किसी और फील्ड में चला गया, बड़े पद पे चला गया, तो ऐसा नहीं बोलते कि इसने गांव समाज का नाम बढ़ा दिया, गांव समाज का नाम रोशन कर दिया। ठीक है, ठीक उसी तरीके से जो अशोक सम्राट थे, इन्होंने भी जो मौर्य वंश के थे एक तरीके से बहुत मशहूर सम्राट हुआ करते थे। ठीक है, He tried to spread his message to the folk through inscription. He was the first ruler who did such a thing. देखो, अशोक सम्राट पहले ऐसे राजा थे, सम्राट थे, हुआ करते थे जो अपने मतलब विचारों को क्या करते थे, इंस्क्रिप्शन यानी कि खुदाई करके लिखवाते थे पत्थरों पे, जैसे शिलालेख होता है या पत्थर होते थे, उस पर क्या करते थे, उस पर खुदाई करके, खुदाई करने का मतलब ये होता था कि बारीक बारीक लिखना, यानी कि पत्थर पे लिखा हुआ मिटता नहीं है कभी, है ना। तो नहीं बोला जाता है कि उदाहरण के तौर पे बोला जाता है कि जो मेरी बात पत्थर की लकीर है, मैं जो बोल दूंगा वही होगा, ठीक है ना, इसको मिटाया नहीं जा सकता। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर पत्थर पे कोई चीज़ लिख दोगे तो उस चीज़ को नहीं मिटाई जा सकती है ना, होता है कि नहीं होता है। Almost all of Ashoka's inscription were written in the Brahmi script and in Prakrit। देखो इन सब चीज़ों में जो अशोका की स्क्रिप्ट थी, अशोका की जो लेखनी थी, वो किस भाषा में लिखी गई थी, ब्राह्मी भाषा में और प्राकृत भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, अशोका वार इन कलिंगा। अशोक, आप देखो ये जो मैं जिस चीज़ के बारे में बताया था, जिस युद्ध के बारे में इस चैप्टर की शुरुआत हो रही थी, तो अशोक बताया था कि अशोक सम्राट ने युद्ध क्यों छोड़ा था, वही युद्ध के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, अशोका वार इन कलिंगा। कलिंगा का एक ऐसा वार हुआ था जहाँ से अशोक सम्राट की पूरी ज़िंदगी क्या हो गई थी, बदल गई थी, चेंज हो गई थी। ठीक है, द एंशंट नेम ऑफ कोस्टल ओडिशा वाज कलिंगा। जो प्राचीन समय का जो उड़ीसा का तटीय भाग था उसका क्या नाम था, पहले कलिंगा था। ठीक है, इन ऑर्डर टू कॉन्क्वेयर कलिंगा अशोका फॉट अ वार। अब देखो क्या हुआ, इन ऑर्डर टू कॉन्क्वेयर कलिंगा, कलिंगा को जीतने के लिए अशोक सम्राट ने एक युद्ध लड़ा। ठीक है, बट ही डिसाइडेड नॉट टू फाइट एनी मोर वार एज ही वॉज फ्राइटेंड व्हेन ही सॉ द वायलेंस एंड ब्लडशेड। ठीक है, जैसे उसने युद्ध लड़ा, जीत भी गया, उसके बाद जब वो देखा कि बहुत सारे लोगों का क्या हुआ है कि कत्लेआम हो गया है, बहुत सारे लोगों का खून बह रहा है, उससे क्या हुआ, उसको उसके शरीर में डर पैदा हो गया, उससे एक तरीके से उसको बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ। फिर उसका क्या हुआ कि दिल बदल गया उसका, तो उसने फिर ये ठान लिया कि अब हमको ज़िंदगी में कभी युद्ध नहीं करना है। ठीक है, हमको अहिंसा के मार्ग पे चलना है, हमको शांति के मार्ग पे चलना है, और लोगों को मारना काटना एकदम नहीं। इसमें क्या होता है, युद्ध से सिर्फ जान मान की हानि होती है। ठीक है ना, इसमें किसी का फायदा नहीं होता बजाय नुकसान के। ठीक, इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड ही इज द ओनली किंग हु आफ्टर विनिंग अ वार गिव अप द कॉन्क्वेस्ट। इतिहास में सिर्फ यही एक ऐसा सम्राट थे जो क्या किए कि मतलब युद्ध जीतने के बाद भी क्या किए, जो साम्राज्य जीते थे सबको वापस कर दिए थे। सोचो, इतिहास में ऐसा कोई राजा नहीं था या कोई सम्राट नहीं था या कोई बादशाह नहीं था कि जो जिस राज्य को जीता था, जिस सल्तनत को जीता, उसको वापस कर दिया जीतने के बाद। ऐसा नहीं होता था। अलबत्त उसको क्या करते थे, अक्सर करके यही करते थे कि सब उसको कब्जा कर लेते थे, अपने अधीन बना लेते थे, उसके लोगों को क्या करते थे, गुलाम बना लेते थे। ठीक है, लेकिन अशोक सम्राट एक ऐसे महान व्यक्तित्व हुआ करते थे जो युद्ध जीतने के बाद भी लोगों को आज़ाद कर दिए, और जितना भी सल्तनत जीते थे इस सभी को क्या कर दिए, आज़ाद कर दिए एकदम। ठीक है, व्हाट वाज अशोकाज धम्म। अशोका धम्म क्या था। ठीक है, देयर वाज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ वर्शिपिंग गॉड। यहाँ पे देखो, इसमें कोई किसी देवी देवता की पूजा पाठ करने का नहीं दिया गया है, न बताया गया है। और परफॉर्मिंग सेक्रीफाइसेज इन अशोका धम्म। जो अशोका धम्म है उसमें न तो किसी देवी देवता का पूजा पाठ करने के लिए बताया गया है, न तो किसी देवी देवता के लिए बलिदान देने के लिए बताया गया है। ठीक है, और किसी भी चीज़ और किसी धर्म में देखोगे तो उसमें बताया गया है कि इसमें बलिदान भी लोग देते थे देवी देवताओं को खुश करने के लिए, और अलग अलग देवी देवताओं का पूजा पाठ करते थे पहले। ठीक है, He believed that he had a duty to instruct his subject to others। उनको विश्वास था कि जो उनका जो कर्तव्य था, वो समझते थे कि मेरा कर्तव्य क्या है, दूसरों को सलाह देना, दूसरों को सही रास्ते पे लाना। ठीक है, उनको मार्गदर्शित करना उनका क्या था, परम कर्तव्य था।
इन द सिमिलर वे एज अ फादर ट्राइज टू टीच हिज चिल्ड्रेन, ठीक उसी तरीके से जैसे एक पिता का कर्तव्य होता है अपने बच्चे को सही राह दिखाना, सही मार्गदर्शन करना। ठीक है। द टीचिंग ऑफ द बुद्धा इंस्पायर्ड हिम, द टीचिंग ऑफ बुद्धा यानी कि जो गौतम भगवान बुद्ध के जो टीचिंग थी, जो उनके विचार थे, जो उनके आइडियाज़ थे, सोच थे, उन्हीं को ये क्या कर रहे थे, उन्हीं को ये फैला रहे थे। ठीक है। अशोक सम्राट के ही बेटे हुआ करते थे जो इनके भगवान गौतम बुद्ध के विचारों को देश दुनिया में फैलाया। इनके बेटे महेंद्र हुआ करते थे। इन्होंने क्या किया था, जब सारा चीज़ त्याग दिया तो अशोक सम्राट के बेटे हुआ करते थे, इन्होंने श्रीलंका में भेजा, फिर वहाँ से धीरे धीरे सारे देशों में बौद्धिस्ट धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। ठीक है। आज जापान भी है, बौद्धिस्ट धर्म है, चाइना है और श्रीलंका है, और भी बहुत सारे बौद्धिस्ट देश तुमको देखने को मिलेंगे। ठीक है। हमारे देशों में भी कुछ बौद्धिस्ट लोग देखने को मिलेंगे। अब सारनाथ ऐसी जगह है जहाँ पे गौतम बुद्ध ने क्या किया था, अपना उपदेश दिया था। तो चाइना वाले लोग बोलते हैं कि सारनाथ को हमको दे दो, क्योंकि वो बौद्धिस्ट है और सारनाथ भी बौद्धिस्ट जगह है। ठीक है। इसलिए वो जो चाइना वाले हैं उन लोग डिमांड करते हैं कि बौद्धिस्ट ये जो सारनाथ है ये हमारा है। नहीं ले लेंगे, बस ये कहते हैं कि हमको चाहिए, ऐसा कुछ सोच है उनकी। ठीक है। क्योंकि वो बौद्धिस्ट धर्म से रिलेटेड वो जगह है। ठीक है ना। फिर इसके बाद देखो ही वॉज ट्रबल्ड बाई ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, उनको देखो उनको भी बहुत सारी चीज़ों का, समस्याओं का सामना करना पड़ा। कन्फ्लिक्ट एमंग द पीपल यूज्ड टू आकर एज अ डिफरेंट रिलीजन्स वर फॉलोड इन द एम्पायर। अब उसमें देखो क्या हुआ कि ना, अगर मान लो कि तुम गौतम बुद्ध के विचारों का ये क्या कर रहे थे, प्रचार, इनका सोच यही थी कि हम गौतम बुद्ध के विचारों को प्रचार प्रसार करें। तो जो इनके सल्तनत में, जो इनके राजपाट में, जो इनके साम्राज्य में जो प्रजा थी, उसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अलग अलग धर्मों को मान रहे थे। ठीक है। अब कहने का मतलब देखो, जैसे हमारी 5 उंगलियां हैं ना, तो ये 5 उंगलियां बराबर नहीं ना। ठीक है। कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कोई छोटी है, कोई बड़ी है। ठीक उसी तरीके से एक परिवार के सदस्य में क्या होता है, परिवार के सभी सदस्य एक जैसे नहीं होते, सबकी सोच अलग अलग होती है। कोई क्या करना चाहता है, कोई क्या करना चाहता है, कोई पढ़ना चाहता है, कोई नहीं पढ़ना चाहता है, कोई खेलना चाहता है, कोई बिजनेस करना चाहता है ना। सबकी सोच अलग अलग होती है कि नहीं होती है। सभी पढ़ाई में एक जैसे नहीं होते हैं। कोई अच्छा होगा, कोई थोड़ा सा खराब होगा, बुरा होगा, थोड़ा सा और उससे वीक होगा, कमज़ोर होगा, ऐसा होता है कि नहीं होता। ठीक उसी तरीके से इनकी प्रजा में भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अलग अलग धर्मों को मान रहे थे। ठीक है। फिर इसके बाद देयर वर सेक्रीफाइसेज ऑफ एनिमल्स, उनके देखो क्या होता था कि वो लोग जानवरों का बलिदान भी देते थे, उनका आहुति देते थे। यानी कि अपने देवी देवताओं को खुश करने के लिए क्या करते थे, बलिदान देते थे जानवरों को। जबकि इनके धर्म, जो अशोक सम्राट का जो धर्म था, धर्म के बारे में जो भी चीज़ें बताई गई थी, उसमें ऐसा कुछ नहीं था। उसमें न तो किसी देवी देवता का पूजा करना था, पूजा पाठ करना था, न तो किसी जानवरों की बलिदान देना था। ठीक है। इल ट्रीटमेंट टूवर्ड्स स्लेव्स एंड सर्वेंट वाज कॉमन। अब देखो क्या होता था कि एक तरीके से भेदभाव भी होता था। कहने का मतलब जो नौकरों के साथ अलग व्यवहार होता था, और जो स्लेव्स होते थे, स्लेव्स एंड सर्वेंट, एक तरीके से दास और गुलाम जो होते थे, इन सब के साथ अलग अलग व्यवहार होता था। नॉट ओनली दिस, सिर्फ यही नहीं था, देयर वर क्वेरल्स अमंग्स नेबर्स एंड इन फैमिलीज एज वेल। सिर्फ यही नहीं होता था, जैसे कि हम हमारे साथ क्या होता है, अगर हम पड़ोस में रहते हैं तो हम कभी कभी ऐसा होता है कि पड़ोस से भी तकरार हो जाती है, पड़ोसियों से अपने, या अपने परिवार में कभी कभी तकरार हो जाती है, बहस हो जाती है किसी बात को लेके, होता है कि नहीं होता है। फिर इसके बाद अशोका बिलीव दैट इट वाज ही ड्यूटी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड इश्यूज। अब देखो अशोक जो सम्राट थे, उनका मानना ये था कि जितनी भी समस्याएं हैं इनको सॉल्व करने का, इनका निवारण करने का ये सारा कर्तव्य किसका है, ये मेरा कर्तव्य है। ये जैसे परिवार में क्या होता है कि पिता का ये कर्तव्य होता है कि अपने बच्चों को समझा बुझा के रखे और सभी को एकजुट करके रखे। ठीक है। जैसे एक बचपन में हम लोग को एक कहानी पढ़ाई गई थी कि भाई ये बताया जाता है कि एक पिता था, वो जब वो मरने की हालत में आया तो अपने बच्चों को, चारों बच्चों को बुला के इकट्ठा करता है और लकड़ी की गट्ठर को देता है।
ठीक है। पहले एक एक लकड़ी देखता है, तो एक एक लकड़ी सभी बच्चे आसानी से तोड़ देते हैं। फिर उसके बाद क्या करता है, गट्ठर, लकड़ियों का गट्ठर देता है, फिर बारी बारी बच्चों को देता है गट्ठर को, तो गट्ठर नहीं तोड़ पाते। इससे क्या सीख मिलती है, इससे ये सीख मिलती है कि एकता में बल है, एकता में ताकत है। अगर हम एकजुट रहे, अगर परिवार के सभी सदस्य एकजुट रहेंगे तो उससे कोई भी बाहरी आके हमको हरा नहीं सकता है। ठीक इसी तरीके से जो अशोक सम्राट थे, इनकी भी सोच यही थी कि हमारे जितने भी सदस्य, हमारी जो प्रजा है, सब मिलजुल के रहे, आपस में लड़ाई झगड़ा न करें, ठीक है। Therefore, officials were appointed by him who travelled from place to place teaching people about Dhamma, who were known as धम्म महात्मा, महामत्ता, ठीक है। अब देखो, इसलिए जो अशोक सम्राट थे, इन्होंने क्या किया, अलग अलग अधिकारियों को जगह जगह नियुक्त कर दिए ताकि वो धर्म के बारे में लोगों को बता सके, लोगों को सिखा सके, ठीक है। जिनको क्या कहा जाता था, महामत्ता कहा जाता था, ठीक है। आल्सो अशोका इंस्ट्रक्टेड हिज ऑफिशियल टू रीड हिज मैसेज टू दोज हु कुड नॉट रीड इट देमसेल्व्स। अब देखो, अशोक सम्राट ये भी अपने अधिकारियों को कहते थे कि उनके लिए तुम वो मैसेज भी पढ़ना जो पढ़ने में असमर्थ हो, या जो पढ़े लिखे नहीं है, जो नहीं पढ़ पाएंगे मैसेज, हमारा उपदेश नहीं अगर पढ़ पाएंगे, हमारा संदेश नहीं पढ़ पाएंगे, तुम उनको अपना संदेश उनको पढ़ के बताना, ठीक है। आफ्टर ही गॉट हिज मैसेज इंस्क्राइब्ड ऑन रॉक्स एंड पिलर, उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो अपने जितने भी उपदेश थे धर्म से रिलेटेड, वो सारे पत्थरों पे, शिलालेखों में क्या किया, खुदवा के लिखवा दिया, ठीक है। In order to spread his ideas about Dhamma to distant places like Syria, Egypt, श्रीलंका और ग्रीस, he sent his messengers। अब देखो क्या हुआ कि अपने धम्म के बारे में, गौतम बुद्ध के यानी कि जो बौद्धिस्ट धम्म के बारे में बताने के लिए उन्होंने अपने मैसेंजर्स को, अपने संदेश वाहकों को क्या किया, अलग अलग देशों में भेजा। जैसे कौन कौन सा देश थे, सीरिया थी, इजिप्ट था, श्रीलंका, ग्रीस, इन सब देशों में गए, ठीक है। ट्राई एंड आइडेंटिफाई दिस प्लेस ऑन मैप 6, ठीक है। रोड्स, वेल्स एंड रेस्ट हाउसेज वर बिल्ट आल्सो बाय हिम। अब जब उन्होंने युद्ध करना छोड़ दिया, उसके बाद से उन्होंने समाज सुधार के लिए बहुत सारे कार्य किए थे। जैसे क्या था, उन्होंने रास्ते का निर्माण किया, कुओं का निर्माण किया, रेस्ट हाउस, आराम गृह का, आराम घर का भी निर्माण कराया। मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर बोथ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स वर आल्सो अरेंज्ड बाय हिम एज वेल। अब देखो, जानवरों और इंसानों के लिए भी उन्होंने दवा दर्पण की सुविधाएं बनाए थे, ठीक है। इलाज की सुविधा थी उनके पास, ताकि किसी जानवर को कोई दिक्कत न हो, किसी इंसान को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, ठीक है।